हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइज, आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 5 में भी कम से कम 2 पार्ट होंगे, जहां 2 पार्ट्स में आपके यूनिट नंबर 5 हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं, यूनिट 5 का पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये मेरा पर्सनल अकाउंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी स्पेलिंग है AJAYSINGH_2303 अजय सिंह _2303। ओके, चलो। सो यूनिट 5 है हमारी, जो कि किससे बेस्ड है? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इजी यूनिट्स हैं, बट इससे कभी कभार क्या होते हैं, क्वेश्चंस काफी टिपिकल आ जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स to the rescue of the bank that is solvent but faces temporary liquidity issues. Thus, by extending this credit facility, RBI acts, यानी कि क्या कर रहा है, जो RBI है वो किसी बैंक की हेल्प कर रहा है, किसी बैंक की एक सॉल्वेंट वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे RBI का कौन सा फंक्शन है? क्या करेंसी इशू कर रहा है? नहीं। क्या बैंकर टू द गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं करी? नहीं। क्या मनी सप्लाई की कोई बात नहीं करी? तो एक ही फंक्शन बचता है हमारे पास, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, with the help of money, transaction of buying and selling of goods can be carried out easily because money act as, लिखा हुआ कि मनी की हेल्प से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या है, मनी का कौन सा फंक्शन यहाँ पे एक्ट, कौन सा फंक्शन यहाँ पे बोला गया है? यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं, स्टोर की कोई बात ही नहीं गई, डेफिनेट पेमेंट की भी कोई बात नहीं की गई, किसका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, money acts as a medium of exchange and has प्रॉब्लम ऑफ बार्टर ओवरकम एक्सचेंज, यानी कि जो मनी था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट कर रहा है और बार्टर के सिस्टम को क्या करा, जो बार्टर सिस्टम था उसको क्या करा, पूरी तरीके से खत्म किया, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा। तो यहाँ पे बार्टर का सबसे मेन चीज क्या थी? सबसे मेन चीज थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब कि अगर मान लो दो पर्सन है ए और बी, ए के पास कुछ सामान है और बी के पास कुछ सामान है, यानी कि ए का जो नीड होनी चाहिए बी का सामान होना चाहिए और बी की नीड क्या होनी चाहिए? ए का सामान होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का सामान एक दूसरे की नीड होनी चाहिए। तो ऐसे किसी पर्सन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ओके, नेक्स्ट, द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर करेंसी विद पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। आइडेंटिफाई द इंप्लीकेशन ऑफ नेट टर्म। तो यहाँ पे जो लिखा हो ना नेट डिमांड, इस नेट का मतलब क्या है? यहाँ पे इस नेट का मतलब होता है यहाँ पर इंटरबैंक डिपॉजिट आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि जो हमारे बैंक के अंदर ऑलरेडी जो इंटरबैंक, यानी कि बैंक से बैंक की जो रिसीट है, जैसे मान लो ये आपका एसबीआई हो गया या आपका पीएनबी हो गया, इनके जो इंटरबैंक रिसीट्स होंगी ना, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, आउटर वाले रिसीट सारी की सारी इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो अदर अकाउंट होल्डर है उनके डिपॉजिट को, उनके रिसीट को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल करेंसी that is all the coins and notes that are declared by law to be used to make payment for debt and financial obligation referred as, यानी कि जो नेशनल करेंसी है, यानी कि यहाँ पे आपको सारी करेंसी यूज करनी है, आप किसी भी करेंसी को यूज करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को या इस टर्म को पर्टिकुलरली हमने एक नाम दिया, वो क्या होता है? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी मतलब होता है कि यहाँ पे हम वो पैसा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने कोई 2000 का सामान लिया, तो 2000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 के 4 नोट, 100 के 20 नोट, ठीक है, 50 के 40 नोट, ठीक है, 200 के 10 नोट। तो ये सारा का सारा एग्जांपल किसका है? ये सारा का सारा एग्जांपल है लीगल टेंडर का, यानी कि आपको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता इसको एक्सेप्ट करने से, और उसको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। नेक्स्ट, एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011 द सोल अथॉरिटी ऑफ मिंट कॉइंस। मिंट कॉइंस मतलब क्या होता है? जहां पे कॉइंस मेजर किया जाता है, जहां पे कॉइंस बनाए जाते हैं। तो कॉइंस बनाने का अधिकार किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी किसका? फाइनेंस मिनिस्टर। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है एट प्रेजेंट। ओके, तो कमेंट करके बताएंगे जरूर सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा हैज स्टार्टेड हर न्यू वेंचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द वुडन टॉयज and has opened new account in the name of her firm from where she can withdraw money and she when required,
यानी कि सिंपल सा केस रखा कि निशा ने एक नई वेंचर खोली, एक नई आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइज एक छोटी सी दुकान है, शॉप खोली है जहाँ पे वुडन टॉयज बनाती है, और उसने एक नया अकाउंट अपनी फर्म के नाम से बनाया जहाँ से कोई भी मनी विड्रॉ करेगी और कोई पैसा वहां से लोन पे उठा सकती है। तो क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट ओपन बाय हर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कोई फर्म के नाम से अकाउंट खोलता है तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, उस अकाउंट को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है। क्या वो सेविंग अकाउंट होता है? नहीं। क्या वो सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट होता है? नहीं। क्या वो करंट अकाउंट टाइम डिपॉजिट? नहीं। क्या होगा? करंट अकाउंट एज इट इज अ डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट तो होगा लेकिन साथ साथ डिमांड डिपॉजिट भी आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अज्यूम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक, अज्यूम करके चलते हैं। द सेंट्रल बैंक प्लान्स टू इंक्रीज रिवर्स डिपॉजिट रेशियो फ्रॉम 20% टू 22%, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसको हमने क्या करा, बढ़ा दिया। It will lead to the amount of money creation as there exists a relationship between reverse deposit ratio and amount of money creation। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्रेडिट होगा, जो आपका मनी सप्लाई होगी वो क्या होगी। देखो जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, इसी को बोला गया यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट। ये बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरीके का मॉनेटरी टूल्स होते हैं जहां पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी तो सेंट्रल बैंक बोलती है भाई अगर तू ये पैसा पब्लिक को देगा तो वहां तुझे 20% का लोन मिल रहा है, और ये पैसा अगर तू मुझे देगा तो हम तो 25% का लोन इंटरेस्ट दे रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो कमर्शियल बैंक होगी वो सारा पैसा किसको उठा के दे देगी, सेंट्रल बैंक को, और इससे जो हमारा मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा आपका, इनवर्स रिलेशन आएगा। नेक्स्ट, Reserve Bank of India had announced a moratorium on repayment of debt for 6 months beginning March 2020 to help business and individuals to overcome the financial problems on account of disruption in normal business activity। यानी कि रिजर्व बैंक ने बोला भैया आप क्या कर सकते हो, 6 महीने का अमाउंट आप लोग वापस से डेट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपका जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जिसी को, तो वो कुछ टाइम रोक कर उसको पैसा बाद में दे सकता है। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे होता है कि भैया आप पैसा ले जाओ लेकिन जब आपको प्रॉफिट हो अब तब यहाँ पे इसका लोन रिटर्न करो, ऐसे जरूर नहीं कि आपको अभी ही रिटर्न इस चीज को करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सिंपल सी बात है, ये क्यों करा गया, हमने ऐसे क्यों बोला कि आप अभी पैसा ले जाओ हमें बाद में रिटर्न करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बिजनेस में लगाएं और वापस से हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या लग जाए, रन करने लग जाए। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने का टारगेट था सीधा सीधा यहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये टर्म यहाँ पर यूज करी है। नेक्स्ट, Megha and Manya were discussing about the various types of deposit with the commercial banks। ठीक है, मेघा और मान्या दो पर्सन थे, उन्होंने डिस्कस करा भाई कि कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक में। सबको पता है करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है और आपका टाइम डिपॉजिट होता है, 3 तरह के होते हैं। तो मेगा एक्सप्लेन दैट डिमांड डिपॉजिट आर पेबल ऑन डिमांड एंड इंक्लूड। तो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो पे कर जाते हैं डिमांड से, मान लो हम मेरा पैसा मेरे बैंक में है तो मुझे जब भी जरूरत होगी मैं वो पैसा बैंक से निकाल सकता हूं, तो वो करता है। उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, उसमें इंक्लूड होता है आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दोनों ही चीज होती है, एक होता है सेविंग अकाउंट भी होता है यहाँ पर और एक आपका करंट अकाउंट भी यहाँ पर होता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव था, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। भाई देखो जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए का ब्लैक मनी रख रखा है अपने तकियों में, गद्दों में, घरों की दीवारें चुनवा रखी है उस चीज से, तो वो पैसा बाहर निकले, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या करा, डीमोनेटाइजेशन करा और करेंसीज को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन, कब से काम करना स्टार्ट करा तो सबको पता होगा 1935। कब से, 1 अप्रैल 1935। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कौन सी ऐसी ये बोल सकते हैं कौन सा इसमें से वो चीज है जो क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी कि वो क्वालिटेटिव है। तो मुझे बताओ, रेपो रेट क्वांटिटेटिव है, मनी सप्लाई के लिए यूज होता है, बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव है, ओएमओ भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, the amount that a bank is required to maintain in cash with the central bank as a certain percentage of net demand and time liabilities is referred as। ठीक है, तो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी किसके अंदर आती है, जहां पे क्या लिखा है बैंक, जहां पे बैंक को एक सर्टेन अमाउंट का किसको रखना पड़ता है अपने पास। देखो, द अमाउंट दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास एक टोटल डिपॉजिट की मिनिमम होल्डिंग बैंक को पास रखवानी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी CRR, कैश रिजर्व
रेशियो, ठीक है। एक एसएलआर भी होता है, एसएलआर भी मिनिमम डिपॉजिट रखवानी पड़ती है, लेकिन वो कमर्शियल बैंक के पास रखवानी पड़ती है और ये सेंट्रल बैंक के पास रखवानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब दोनों का लगभग सेम ही होता है। इफ द प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 1000 करोड़ एंड द रिजर्व डिपॉजिट 10%, वैल्यू ऑफ मनी इज डैश टाइम्स एंड अमाउंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे पूछा है कि मनी कितना होगा और मल्टीप्लायर यहाँ पर कितना होगा। देखो अगर 10% रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है तो कैसे निकलता है मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर निकलता है 1 रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, तो 1/10 इंटू में 100 ऊपर, तो 10 से यानी कि 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स यहाँ पे भी आएगा, तो यानी कि 1000 का 10 टाइम्स कितना हो गया, तो 1000 का 10 टाइम्स होगा बच्चों कितना 10,000, तो 10 टाइम्स तो मनी सप्लाई होगा, मतलब मनी मल्टीप्लाई होगा और 10,000 रुपए टोटल मनी यहाँ पर की जाएगी, तो 10 और 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, एडवांसिंग लोन होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, डिस्काउंटेबल एक्सचेंज होता है, बट हाँ इश्यू ऑफ करेंसी नहीं होता। ये किसका होता है, ये होता है आरबीआई का, तो इतना सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एज पर M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, देखो क्या होता है C प्लस DD प्लस OD, ये फॉर्मूला होता है। करेंसी प्लस क्या होगा यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट होगा, क्या होगा डिमांड डिपॉजिट, तो 17 का आंसर क्या है, 17 का आंसर है बच्चा आपका C, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कौन सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका M3, ठीक है M3, और सब लोग बच्चे मुझे कमेंट में लिख के दिखाएंगे कि M3 का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो M1 तो आता ही आता है, इसमें एक चीज और आती है वो आपको बतानी है यहाँ पर क्या आती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सारे के सारे क्या आता है इसमें अंदर। नेक्स्ट, M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज, जो M3 मेजर होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, वो उसका नाम है जस्ट यहाँ पे, ठीक है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स इसका नाम है दूसरा किसका, M3 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हाई पावर्ड मनी कंप्राइजेस, हाई पावर्ड मनी किसे बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक होगी प्लस जो कैश रिजर्व बाय द बैंक होगा, C+H। नेक्स्ट, assuming for a hypothetical economy the central bank, सेंट्रल नहीं आएगा, सेंट्रल बैंक आ गया, सेंट्रल आएगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक प्लान्स टू इंक्रीज रिवर्स डिपॉजिट रेशियो फ्रॉम 10 to 12%, 10 to 12% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अगर रिवर्स डिपॉजिट रेशियो बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मनी क्रिएशन कम होगा आपका, ठीक है, 21 में क्या होगा मनी क्रिएशन क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे रिलेशन भी क्या होगा इनवर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डीमोनेटाइजेशन was a new initiative taken by the government of India in November 2016, सबको पता है 8 नवंबर 9 नवंबर के आसपास डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मोदी जी ने किया था। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें से डिमोनेटाइजेशन का कौन सा बेनिफिट नहीं है, नहीं पूछा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैव बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी टू कैश पेमेंट, ऐसा तो नहीं था, जबकि उल्टा था, कैश पेमेंट से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपको शिफ्ट होना था, ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पर हो गई थी, ठीक है, ये इसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं था। मीशा हु वर्क्स इन अ बैंक, एक बैंक में काम करती है मीशा नाम की लड़की, वाज एक्सप्लेनिंग टू हर फ्रेंड मेघा अबाउट अ क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बताती है कि भैया कैसे जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, दैट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, द इंस्ट्रूमेंट डिफाइन है, यानी कि एक ऐसा उसने डिफाइन बताया, भैया देखो अगर तुम्हें एक डिफाइन होता है कि जहां पे आप जितने की कोलेट्रल ले रहे हो, कोलेट्रल, और जितने का आपको लोन दिया जा रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है बच्चा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। रेपो रेट कैन बी डिफाइन एज, क्या होगा, रेपो रेट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट को बोला जाता है यहाँ पर द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म नीड, यानी कि एक रेपो रेट होता है और एक बैंक रेट भी होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम है कि वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या लेती है, लोन लेती है, लेकिन डिफरेंस होता है रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी कौन सा, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज किसका है, ये है बार्टर सिस्टम का फंक्शन, किसका है, बार्टर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली,
और इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु यहां पर देना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक क्वांटिटिव है, रेपो रेट क्वांटिटिव है, ओपन मार्केट क्वांटिटिव है, लेकिन जो क्रेडिट राशनिंग है ये क्या है, यही है आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्वालिटेटिव आपका मेथड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन एक्सपेंड द क्रेडिट बाय, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को एक्सपेंड कर सकती, कैसे, बैंक रेट बढ़ा के नहीं, रेपो रेट बढ़ा के नहीं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के नहीं, परचेजिंग द सिक्योरिटी, बिल्कुल सही, ओपन मार्केट यहां पे ऑपरेशन आएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कमर्शियल बैंक्स कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, जो कमर्शियल बैंक है मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है, कैसे करेगी, क्रिएटिंग क्रेडिट। देखो प्रिंटिंग न्यू करेंसी तो भैया से इन्फ्लेशन हो जाएगा, ये नहीं होगा, इशूइंग चेक से भी नहीं होगा, और मिंट कॉइन से भी नहीं होगा, तो क्रिएटिंग क्रेडिट, जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगी उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, ज्यादा होगा। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई क्या होता है, सबको पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में जितना पैसा घूम रहा होता है, बैंकों का पैसा और बैंकों का पैसा और गवर्नमेंट का पैसे को हटाकर, 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए मनी सप्लाई को हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स एंड सर्कुलेट्स मोर करेंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम, क्या होगा, पुशअप जनरल प्राइस लेवल। बच्चों अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट करेगी, ठीक है, सर्कुलेट ज्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लिमिटेड डिमांड में अनलिमिटेड डिमांड बढ़ेगी, लिमिटेड डिमांड में सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड डिमांड बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आरबीआई डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, भाई मेंटेन डिपॉजिट, देखो इशू करेंसी नोट तो करती है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट करती है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट करती है, ये नहीं करती, मेंटेन डिपॉजिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पब्लिक, ए ऑप्शन। 31 का क्या होगा, ए ऑप्शन। पब्लिक का यहाँ पे, पब्लिक मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक गवर्नमेंट भी होती है, तो जनरल पब्लिक की बात करना, जनरल पब्लिक का अकाउंट मेंटेन नहीं करती, वो कमर्शियल बैंक करता है। इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, द आरबीआई में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा रिड्यूस सीआरआर, सीआरआर बढ़ेगा, अगर सीआरआर घटेगा तो क्या होगा, जो आपकी मनी सप्लाई होगी, जो मनी सप्लाई होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, लोग खर्चा करेंगे। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट क्या है बताओ। देखो बैंक रेट क्वांटिटेटिव, एसएलआर क्वांटिटेटिव, ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव, लेकिन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, अगर सप्लाई क्रेडिट सप्लाई को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभार आरबीआई को जरूरत पड़ जाती है इस चीज की, क्यों पड़ जाती है, क्योंकि अनकंट्रोल इंक्रीज इन क्रेडिट में प्रूव इन्फ्लेशनरी, अगर जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केट में चला गया तो भैया सबके पास पैसा आ जाएगा, तो सबके पास पैसा आ जाएगा और चीजें क्या होंगी यहाँ पे फिर महंगी होने लग जाएंगी। इफ अ बैंक मेंटेन्स कैश रिजर्व ऑफ 5%, ठीक है, सीआरआर 5% दे रखा है, विद अ कैश बेस ऑफ 1000 करोड़, कैश है आपके पास कितना, 1000 सीआर, द बैंक क्रिएट्स टोटल क्रेडिट ऑफ द वैल्यू, बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट यहाँ पर कर पाएगा, कितना कर पाएगा, 20,000, 20,000 कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 1/, टाइम्स निकालेंगे 20 आ गया, तो 20 इंटू 1000 कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। टू कर्व इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड नॉट बी, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आरबीआई क्या नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी परचेज कर लेगा तो वापस से इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन मतलब, कर्व मतलब क्या होता है, इसको करना, डिक्रीज करना। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआरआर विल बी रिड्यूस और नलिफाइड, विल बी रिड्यूस और नलिफाइड इफ, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक रेट इज रिड्यूस, बैंक रेट रिड्यूस करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, बैंक रेट कम करते ही क्या होगा, आपका मनी सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगा। 38, ड्यूरिंग डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू, अगर डिप्रेशन होता है तो क्या एडवाइस किया जाता है, वहां पे एडवाइस करते हैं लोअर बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज इन द मार्केट, बैंक रेट को कम करना चाहिए, बैंक रेट कम कर दो, ठीक है, अगर डिप्रेशन हो, और सिक्योरिटी परचेज करो ताकि सारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ जाए और वो वापस से लोगों को लोन देने लग जाए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपका डिप्रेशन कम होगा और मार्केट में जैसे पैसा आएगा तो धीरे धीरे मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी।
फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से क्या ऑड वन आउट है 39 में बताओ। बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक आएगा सी ऑप्शन। 13 का क्या आएगा सी, क्योंकि ये जो सारे के सारे हैं ये और ये नीचे वाला, ये सारे के सारे क्या है, ये है सेंट्रल बैंक। ये क्या है सबको पता, कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई की फुल फॉर्म। ये क्या आपका कमर्शियल बैंक है। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी। मनी का कौन सा फीचर यहाँ पर नहीं है, तो 40 का क्या होगा, डक्टिलिटी, टूट जाना, या वो होता है ना, एक्सेप्ट कर सकता है इजीली, लिक्विडिटी हो सकती है, ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, बट डक्टिलिटी या टूटने उठने के सेंस में आता है, तो ये डक्टिलिटी यहाँ पर नहीं होगा। मनी सप्लाई बेयर्स डैश ऑफ इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा देखो यहां होगा मनी सप्लाई और यहां पे क्या होगा इन्फ्लेशन, तो रिलेशन पूछा है बाबू, जितना ज्यादा मनी सप्लाई उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन, और जितना कम मनी सप्लाई उतना ही कम इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट चलता है सीधा सीधा। ठीक है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्या इसमें से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रिलेट नहीं करता। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, तो यूनी बैंक मॉडल ये करता है। ठीक है, कैश एज ये भी करता है, मनी मल्टीप्लायर ये भी करता है, कांस्टेंट एलआरआर ये नहीं करता है। एलआरआर कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है आपके कि मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाना है या फिर घटाना है। भाई अगर मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो एलआरआर कम करेंगे, और अगर मनी सप्लाई घटाना होगा तो एलआरआर बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट एलआरआर कभी भी यहाँ पर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। लिमिटेशन कौन सा नहीं है क्रेडिट क्रिएशन का यहाँ पर, तो ये होगा फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ऐसा नहीं होता भाई कंट्रोल होता सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक जो आदेश देगी वही करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। डैश इज द मेन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर। कौन करता है, ऑब्वियस ही बात है आरबीआई ही करेगा यहाँ पर। कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। ठीक है, अब मुझे रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर का नाम कमेंट बताओ, और कौन से नंबर के गवर्नर है, कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में नाम का बताओगे आप लोग। ठीक है। 45 डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय द डिपॉजिटर एंड इंक्लूड। क्या होगा इसमें, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सबको पता है कि जो डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर फंक्शन परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा कोर फंक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, परफॉर्म करके रखती है। तो ऑप्शन नंबर आगे मेरा कर्सर, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट होगा फॉर्मुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मेट करती है, उसका एग्जीक्यूट करती है। थर्ड करेंसी मैनेजमेंट करती है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करती है। ठीक है, बस फिस्कल पॉलिसी नहीं करती। फिस्कल पॉलिसी नहीं करती, ये किसके हाथ में होता है, ये होता है गवर्नमेंट के हाथ में। फिस्कल पॉलिसी सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन। जो कमर्शियल बैंक को क्रेडिट को क्रिएट करती है और जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे, तो ये डिपेंड करेगा प्राइमरी डिपॉजिट पे और थर्ड पे। हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट है कितना और साथ में लीगल रिजर्व रेशियो कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। 48 से 46 ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो गाइज आज हमारे पार्ट 1 के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।